दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो यूएस इजराइल ने ये सोचा था कि उनके पास उनकी सारी जानकारी है, उनके पास खमोई की लोकेशन, उनके टॉप लीडरशिप की लोकेशंस हैं, सिस्टम हैक करके रखा है, 5 दिन में हमला करेंगे, ठीक है, सब लीडरशिप खत्म करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, कठपुतली सरकार, और 10 दिन में काम तमाम। और चाइना को एक धमकी होगी भी, अगर हम ईरान को भी खत्म कर सकते हैं तो अगला नंबर चाइना और रशिया का कभी भी हो सकता है, जो वर्ल्ड वार की बातें कर रहे थे। पर अगर आज की डेट में हम जो ये ब्लूमबर्ग या ये रशियन मीडिया है, अलजीरा वगैरह जितने भी चैनल हैं, अल जजीरा, इनकी कुछ रिपोर्ट्स और कुछ ये वेस्ट के पत्रकार भी हैं जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वाले नहीं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़े तो एक ये लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका चाइना और रशिया के ट्रैप में फंस गए। बेसिकली दिखाया ये गया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए ये जंग शुरू हुई है। अगर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही रोकना था, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान आज से 15 साल पहले से चला रहा है। आज से 10 साल पहले तो उस पर सैंक्शन लगे थे, यूएस ने सैंक्शन लगाए थे, उस पर पाबंदियां लगाई थी, आज तक उस चक्कर में अटैक नहीं किया। इस बार क्या था, मोसाद को गलत जानकारी हुई, मोसाद ने अंडर एस्टिमेट किया और उन्होंने एक हमला बोल दिया। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि ये एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये एक आर्थिक जंग थी, एक फाइनेंशियल वॉर थी, जिसमें यूएस और इजराइल, ईरान और चाइना रशिया के ट्रैप में फंस गए। ईरान फेस है और पीछे रशिया और चाइना हिडन जंग लड़ रहे हैं यूएस के साथ। वो मैं आपको आज बताता हूं कैसे। अब क्या हुआ है, ईरान ने पूरा ऑयल सप्लाई बंद कर दी है, ठीक है। जैसे इंडिया ही है, ऑयल कहां से खरीद रहा है? रशिया से। ऑयल का रेट है $100, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तेल बहुत महंगा बिक रहा है। जहां तेल कौन बेच रहा है? ईरान खुद बेच रहा है। जहां सबसे ज्यादा रशिया बेच रहा है, क्योंकि नई ड्रिलिंग शुरू करने के लिए वेनेजुएला के जो ऑयल ड्रिलिंग है उसको एक्टिव करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में हमसे कम से कम 5-6 महीने लगेंगे उनको। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा तेल की जो डिमांड है वो कौन पूरी कर रहा है? रशिया और ईरान खुद। और जो खाड़ी देश थे उनकी सप्लाई उन्होंने बंद कर दिया, जैसे कतर की, कुवैत की, जितना भी वो उनके रूट से होके जा रहा था तेल, वो सारी सप्लाई बंद हो चुकी है। मैं आज को एक आंकड़ा और बता रहा हूं, वो ये है, यूएई ने तो एक भी गोली भी नहीं चलाई ईरान की तरफ, पर उस पे उन्होंने कम से कम, जो एक डाटा है उसके मुताबिक, ईरान ने 314 बैलिस्टिक, 15 क्रूज और 1600 के आसपास ड्रोन से हमला किया है पूरे यूएई पर। और कतर पे भी काफी बड़े हमले किए, बहरीन पे भी हमले किए। हमले उन्होंने करने थे तो यूएस फौजी सेंटर पे नहीं किए, उन्होंने किए, उस पे भी किए, पर उसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पे हमला, दुबई डाटा सेंटर पे हमला, सीआईए सेंटर पे हमला, सीआईए सेंटर पे तो हमला बनता है, और इनके जो डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा, उस पे हमला, और जो दुबई की कुछ पॉश बिल्डिंग्स हैं, कुछ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की, उनको भी टारगेट किया। ये क्या कारण था? 2025 में यूएस ने कतर और यूएई के साथ कुछ बड़े एग्रीमेंट्स किए थे, जो थे आईटी सेक्टर के। अब ये यूएई केवल तेल वाला देश ही नहीं है, आईटी सेक्टर में आईटी हब बन रहा था, यूएस का एक अड्डा बन रहा था एशिया में। यहाँ पे बहुत बड़ा एआई सेंटर बनने वाला था, इन्वेस्टर्स आ रहे थे। सबसे ज्यादा यूएस मीडिया ही प्रमोट कर रहा था दुबई बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। रियलिटी में, रियल एस्टेट में दुबई सेफ है, क्योंकि यूएस का भी काफी पैसा लगा हुआ था। तो अब क्या हुआ, ईरान ने उस चीज को खत्म किया, हमले किए। मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो बड़े इन्वेस्टर थे, वो डरे और वहां से भागे। इस हमले की पूरा देखा जाए, ईरान ने जो किया वो तो बिल्कुल कैलकुलेटेड था। पहले 10 दिन तो उन्होंने पिन पॉइंट हमला किया यूएस के ठिकानों पर, मोसाद के एजेंटों पर, सीआईए एजेंटों पर, यूएस के सैनिकों पर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिफाइनरीज पर, ऑयल ड्रिलिंग वाले जो ऑफशोर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर। जब 90s में यूएस ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करके उन्होंने अपनी एक कठपुतली सरकार बनाई, तो वहां पे बीपी ने और शेल ने काफी ड्रिलिंग शुरू की थी। तो जो आपने लड़ाई के 14वें दिन जो आपको देखा होगा, इराक में बहुत बड़ा हमला हुआ था बीपी के प्रोजेक्ट पर। बीपी इराक से छोड़ के निकल गया है, शेल निकल रहा है, जितनी भी खाड़ी में ड्रिलिंग हो रही थी, यूएस कंपनियां एक एक करके निकल रही हैं, भाग रही हैं। अगर ये लड़ाई का कोई अंत नहीं होता, कोई एक प्रॉपर समझौता नहीं होता, प्रॉपर जंगबंदी नहीं होती, तो ये कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पूरे सेगमेंट, पूरा जो ये क्षेत्र है, यहाँ नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, ऑयल पे ईरान का कंट्रोल रहेगा, रशिया का पर ऑयल का कंट्रोल है, वेनेजुएला का ऑयल वहां से मंगवाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो जितने भी एशियाई देश, इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस, यहाँ पे आज इमरजेंसी लग चुकी है। फिलीपींस में तो एनर्जी इमरजेंसी लग चुकी है, बांग्लादेश में इमरजेंसी है, पाकिस्तान तो खैर पेट्रोल बिल्कुल, उनका तो अलग ही मामला है।
तो हमारा इंडिया भी इमरजेंसी के आसपास ही है। कल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा है कि कुछ हालात अच्छे नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी देश $100 बैरल का क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, ईरान से। एक तो कमाई मोटी हो रही है, दूसरे नंबर पे लंबे समय के लिए पूरे खाड़ी देशों में ईरान और रशिया का कंट्रोल हो रहा है, अगर यूएस वहां से भाग रहा है। तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो उनके लिए खटक रहा था, इजराइल। अगर यूएस ये जंग यहां पे छोड़कर भाग जाएगा तो ये हमास, हयूती, यमन ग्रुप जितने भी है रशिया, उसको थोड़े ही दिनों में इजराइल को खत्म कर देंगे। हालांकि ये ट्रंप अपने एक बयान में बोल भी चुके हैं, जिस दिन जंग 10वें-12वें दिन उन्होंने बोला था अगर यूएसए अटैक ना करता ईरान पर तो कुछ ही दिनों में वो इजराइल का खात्मा कर देते। तो यही उनका ट्रैप था। उन्होंने ये जताया कि हम इजराइल पे बड़ा अटैक करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं इजराइल को। यूएस ने हमला किया और उन्होंने अपना पूरी स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो कर दी है। अब यूएस भागना चाहता है, कर्जे में डूबा हुआ यूएस, रिसेशन से जूझ रहा यूएस अब और जंग नहीं लड़ सकता। पर वहां पे वो बोल तो रहे हैं ईरान में ये तबाही होगी, भाई वो जंजू कौम है, वो लड़ने वाली कौमें हैं, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो 1500 लोग अगर उनको लग रहा है हमारे शहीद भी हो गए तो उनको लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो पिछले 15-20 साल से यही कर रहे हैं, वो जंग ही लड़ रहे हैं। बाकी जब भी आप अगर इतिहास के डेटा उठाएं, आंकड़े उठाएं तो ये पता चलता है यहाँ भी जंग लंबी खींची गई, वहां यूएस हर के ही और बुरी तरह से मुंह की खा के बाहर निकला है। चाहे वो 1950 से 1953 के बीच कोरिया में हुआ, चाहे वो 15 साल वियतनाम की जंग थी, चाहे वो अफगानिस्तान का 25 साल का दौर था। इन सब जगह पे यूएस बुरी तरह हारा और बाहर हुआ। अगर उन्होंने सीरिया, लीबिया और इराक में जंग जीती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि वो यहाँ के तानाशाह थे, लोग उनसे गुस्से अभी थे और उनके पीछे कभी रशिया और चाइना भी नहीं थे। असद के पीछे रशिया था पर रशिया उसकी इतनी रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि रशिया खुद जंग में उलझा हुआ था। चाइना असद के पीछे पूरी तरह से नहीं था। तो सद्दाम हुसैन तो पहले ही अकेला ही लड़ा और लीबिया का गद्दाफी भी थोड़ा तानाशाह था। उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि ईरान और चाइना, रशिया एक ग्रुप में है। तो इस तरह से अब यूएस को यहां से भागने का राह नहीं मिल रहा है। बहाना बना के किस तरह से निकले, इजराइल को उसके हाल पे छोड़ के मरने के लिए निकले। तो दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो से समझ आया ही होगा कि ये एक फौजी कार्रवाई नहीं, ये एक आर्थिक जंग है। धीरे धीरे हर वीडियो में आगे आगे जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता रहेगा हम आपको आर्थिक जंग के बारे में भी बताते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना ना बोलना। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।